आज हमने जो बात करनी है वो है हाउ टू राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ अ रिसर्च आर्टिकल। एक रिसर्च आर्टिकल का इंट्रोडक्शन हम कैसे लिखते हैं और उसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें कंसिडर करना होती हैं। इसके लिए मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करता हूं और उन पॉइंट्स को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं और फिर हम एक या दो पेपर्स को गो थ्रू करते हैं और उसमें से तलाश करने की कोशिश करते हैं कि ये जो बातें हमने पढ़ी हैं ये कहाँ पर लिखी होती हैं। तो उसमें इंट्रोडक्शन एक पहला पॉइंट होता है। रिसर्च आर्टिकल के अंदर इंट्रोडक्शन की हेडिंग जो है वो 1 होती है। ठीक है, रिसर्च आर्टिकल के अंदर इंट्रोडक्शन की हेडिंग होती है 1। और इंट्रोडक्शन स्क्रीन विजिबल है ना जी सबको? यस सर। इंट्रोडक्शन जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम आम तौर पर जो पहला पैराग्राफ लिखते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ, ये जो मैं हेडिंग्स दे रहा हूँ ये पैराग्राफ्स की दे रहा हूँ। एक पैराग्राफ जो हम लिखते हैं आम तौर पर वो बैकग्राउंड का होता है। बैकग्राउंड ऑफ योर स्टडी, बैकग्राउंड ऑफ योर, उस बैकग्राउंड को हम रिलेट करते हैं बैकग्राउंड बट रिलेटेड विद करंट पर्सपेक्टिव। हम बैकग्राउंड लिखते हैं इसके अंदर, पहले पैराग्राफ के अंदर हम आमतौर पर बैकग्राउंड लिखते हैं और बैकग्राउंड को हम अपने टॉपिक के करंट पर्सपेक्टिव के साथ रिलेट करते हैं। इसमें बैकग्राउंड क्या होती है, जितने भी वेरिएबल्स हम कंसिडर कर रहे होते हैं, जितने भी हमारे स्टडी के वेरिएबल्स होते हैं और उनकी मदद से हमने एक मॉडल बनाया होता है, उस मॉडल का एक पर्पस होता है। उस मॉडल का एक पर्पस होता है। वो मॉडल एक प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहा होता है, एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को डिफाइन कर रहा होता है। तो उस प्रॉब्लम के हवाले से हमने एक बैकग्राउंड रेलिवेंट टू द करंट पर्सपेक्टिव हमने एक पैराग्राफ लिखना होता है। इसके अंदर इसके अंदर क्या होता है कि समटाइम्स हमारी प्रॉब्लम बड़ी स्पेसिफिक होती है, समटाइम्स हमारी प्रॉब्लम बड़ी जेनेरिक होती है। तो ये प्रॉब्लम, इससे अगला जो स्टेप होता है वो प्रॉब्लम डेफिनेशन का होता है या प्रॉब्लम स्टेटमेंट का होता है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं ये बात आपको बताना चाह रहा हूं कि समटाइम्स हम स्पेसिफिक टू द प्रॉब्लम ही बैकग्राउंड, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, करंट पर्सपेक्टिव लिखते हैं और समटाइम्स हम बड़े जेनेरिक होते हैं। अब स्पेसिफिक होने से मुराद ये है कि मैं कहूं कि पाकिस्तान का प्रॉब्लम, अब ये पाकिस्तान स्पेसिफिक हो गया हूं। अगर मैं कहूं कि ये ओवरऑल वर्ल्ड का प्रॉब्लम है तो ये मैं अब पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। समटाइम्स आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हुए बहुत स्पेसिफिक होते हैं, बहुत आप कह सकते हैं कि जैसे आपने एक फनल देखी है, उस फनल में आप बहुत ज़्यादा जो निचली सतह है उसकी, फनल की जहाँ से फ़िल्टर आउट होती हैं चीज़ें, आप उस सतह पे काम कर रहे होते हैं और समटाइम्स आप थोड़े से उसके ऊपर वाले दर्जे पे काम कर रहे होते हैं। तो ये डिपेंड करेगा आपके मॉडल के ऊपर, आपकी स्टडी के ऊपर, जो चीज़ आपने डायग्नोस की है उसके ऊपर, कि आप क्या डिफाइन कर रहे हैं। फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद आप ये देखते हैं कि आपकी करंट स्टडी क्या है। यानी आपकी करंट स्टडी के मतलब आपकी स्टडी, आप ये जो स्टडी कर रहे हैं वो स्टडी क्या है। ठीक है, ये करंट का मतलब करंट पर्सपेक्टिव है कि आप अपने वेरिएबल्स, अपने मॉडल्स, अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड बैकग्राउंड डिस्कस करें और करंट पर्सपेक्टिव डिस्कस करें। फिर दूसरे नंबर पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट और तीसरे नंबर पर करंट स्टडी। ठीक हो गया। करंट स्टडी मतलब आपकी स्टडी क्या कहती है, आप क्या करने जा रहे हो, आपकी स्टडी में क्या ऐसी चीज लिखी है। चौथे नंबर पर ऑब्जेक्टिव्स
कुछ लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी भी लिखते हैं और साथ में रिसर्च क्वेश्चंस ऑफ द स्टडी भी लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च क्वेश्चंस, कुछ लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी लिखते हैं, कुछ रिसर्च क्वेश्चंस भी लिखते हैं, डिपेंड्स। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज likely contribution। likely contribution का मतलब ये होता है कि आपकी स्टडी क्या कंट्रीब्यूट करेगी, यानी आप जो काम कर रहे हैं वो काम क्या कंट्रीब्यूट करेगा। अब देखें, इंट्रोडक्शन बेसिकली विल की सेंस में होता है कि हमारी स्टडी ये करेगी, हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा, हम ये करेंगे, राइट? क्योंकि अभी तक हमने किया नहीं है। मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन की रिसर्च आर्टिकल में जो हेडिंग होती है वो हेडिंग होती है 1। रिसर्च आर्टिकल में इंट्रोडक्शन की हेडिंग होती है 1 का मतलब स्टार्ट। तो स्टार्ट का मतलब कि हम ये सारा कुछ अभी करेंगे, ठीक है, ये हुआ नहीं है, ये हम करेंगे। अब इसमें एक चीज रह गई, गैप, ठीक है, वो भी बहुत जरूरी होता है। कुछ लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद यहां पर गैप लिखते हैं, कुछ लोग लाइकली कंट्रीब्यूशन से पहले इस जगह पर गैप लिखते हैं, बट डिपेंड्स, या राइटर की मर्जी होती है वो कहां पर, लेकिन आम तौर पर जो गैप होता है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद लिखा जाता है। तो जब आप कोई भी पेपर लिखते हैं, रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं, तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपने ये 6 चीजें अपने इंट्रोडक्शन के सेक्शन में लिखी हैं। अगर आप ये 6 चीजें अपने इंट्रोडक्शन के सेक्शन में लिखने में कामयाब हो जाएं तो आपने एक सक्सेसफुल इंट्रोडक्शन लिख लिया। अब इन 6 चीजों में अगर आप लोगों को कोई ऐसी चीज है जिसका नहीं पता कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होती है, गैप क्या होता है, करंट स्टडी क्या होती है, बैकग्राउंड क्या होती है, तो आप इंडिविजुअली मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, वरना आई एम सपोजिंग कि ये आपको पता है। अगर आपको पता है तो जंप हम करते हैं एक मॉडल सर, पेपर की तरफ। इसकी एस्टिमेटेड लेंथ कितनी होनी चाहिए? सॉरी, सर, इसकी एस्टिमेटेड लेंथ हम कितने वर्ड काउंट तक डिफाइन कर सकते हैं इन चीजों को? नहीं, वर्ड काउंट की तरफ ना जाएं। टू लेंथ ही ना हो जाए। जी जी, वर्ड काउंट की तरफ ना जाएं। एक अब आप देखें कि आपने, अगर हम ये जो सामने हमारे लिखा हुआ है, तो ये 5 से 6 पैराग्राफ हैं। 5 से जी। 6 पैराग्राफ का मतलब 6 सात सात लाइनों का एक पैराग्राफ होता है। तो ये बमुश्किल आपका एक पेज बनेगा, बमुश्किल। राइट सर। इंट्रोडक्शन अगर आप पेपर्स का उठा के देखें तो वो होता भी एक पेज ही होता है, एक पेज होगा या बमुश्किल एक पेज होगा। तो ये एक पेज की हम ये सारी बात करें इंट्रोडक्शन सेक्शन की। इसमें डिस्कशन करते करंट स्टडी में और फर्स्ट वाला पॉइंट के बीच करंट पर्सपेक्टिव थोड़ा सा। देखिए, करंट स्टडी ये है कि आपकी स्टडी क्या है। आप ये बताएंगे कि मैं क्या करने जा रहा हूं। मसलन आप ये बताएंगे कि मैंने ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट लिया है, मैंने ये वाला वेरिएबल लिया है, मैं इनका रिलेशनशिप देखूंगा, मैं इनके दरमियान मॉडरेशन करूंगा, मैं इनके दरमियान ये करूंगा। ये आपकी स्टडी, करंट स्टडी। क्लियर? ये करंट स्टडी है कि आपकी स्टडी क्या करती है, क्या करेगी। जबकि बैकग्राउंड को करंट पर्सपेक्टिव के साथ ये मिलाना है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट और ये जो वेरिएबल्स के मैंने नाम लिए हैं, इनकी को बैकग्राउंड भी तो होगी, ये कहीं से मिलते तो होंगे जाके। तो उस बैकग्राउंड को आज के पर्सपेक्टिव में हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, उस बैकग्राउंड में आज की क्या जरूरत है, आज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। देखें, ये आपकी प्रोडक्ट है और मैं आपको कह सकता हूं कि 90 टू 80% जो लोग होते हैं वो आपका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद आपका कंक्लूजन पढ़ते हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, यानी इंट्रोडक्शन आपने अगर स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है
आपने कंक्लूजन अगर स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है तो समझिए कि आपने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। 80-90% मेरे जैसे लोग इंट्रोडक्शन पे बहुत फोकस करते हैं कि इंट्रोडक्शन पे ही सारी स्टोरी समझ आ जाती है कि इसने क्या किया होगा, ये क्या करेगा। जो चीज़ें उसने इंट्रोडक्शन में लिखी हैं आगे जाकर कंक्लूजन में जाकर या रिजल्ट एनालिसिस में जाकर उनको जाके कंफर्म कर लें कि जो चीज़ें इसने वहाँ पर लिखी थी वो सारी की हुई हैं। बेसिकली ये इंट्रोडक्शन जो है ये हमारे पूरे एक जो रिसर्च आर्टिकल है उसकी एक, आप कह लें कि एक अंडरस्टैंडिंग है, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है जिसको हम रिसर्च आर्टिकल के बाकी सेक्शंस में जाके कंफर्म करेंगे। लिटरेचर में जाकर वेरिएबल्स का रिलेशनशिप जो हमने करंट स्टडी में लिखा होगा वो रिलेशनशिप कंफर्म करेंगे। डेटा एनालिसिस में जाकर हम अपने जो गैप आइडेंटिफाई होगा उसको कंफर्म करेंगे। तो इस तरह से हम आगे जाकर ये चीज़ें कंफर्म करनी है। तो इंट्रोडक्शन आपकी पूरी एक समराइज फॉर्म में वो बयान करता है। जी, और कुछ? कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम चलें एग्जाम्पल की तरफ। जी सर। अच्छा जी, ये है जी, आई होप कि ये किताब होगी आपके पास। ये राही साहब की किताब है और ये बिल्कुल वही चीज़ें हैं जो हमने की हैं सो फार। तो उन्होंने उसके स्क्रीनशॉट्स के साथ उसको डिफ़ाइन कर दिया है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ ये भी शेयर कर दूंगा। तो इसके बाद ये एक पेपर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा पेपर है, 2012 का है, पुराना है लेकिन पेपर अच्छा है। नज़र आ रहा है जी सब लोग को द लिंक बिटवीन परसीव्ड एचआरएम प्रैक्टिसेस? यस सर। ये पेपर मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है कि तकरीबन आप लोगों के पेपर भी इसी तरह के हैं, मॉडरेटिंग, मीडिएटिंग, लिंक, तो तकरीबन आप लोगों के पेपर इसी तरह के हैं। तो इसलिए मैंने आपके पेपर से रेलिवेंट ही एक सैम्पल पेपर निकाला है। तो जी, मैं ऐसा करता हूँ कि ये पेपर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और आप लोग 5 मिनट लगाएं और 5 मिनट लगाकर Employing organization. In this context, researchers have sought to explore the factors leading to its development. ये सर इसका ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव ना आम तौर पर वैसे ऑब्जेक्टिव आम तौर पर आपको लास्ट पैराग्राफ में नजर आते हैं, ठीक है। अच्छा। अगर आप ये देखें ये टू, The- अमूमी तौर पर ये टू से भी शुरू होते हैं, टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ ट्रस्ट इन दिस दिस दिस, ठीक है। तो इट कैन बी द ऑब्जेक्टिव। ये एम जो है, ये एम कैन ऑल्सो सर बी, लास्ट पैराग्राफ में। जी, ये जो आम तौर पर ये लास्ट पैराग्राफ में लिखे होते हैं। चलें, मैं अब आपके साथ अच्छा एक, सर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है, हाँ, प्रॉब्लम प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताएं स्टेटमेंट कहाँ पर है। ये सर जो पहले पैराग्राफ में जो है 1 2 3 सर ये 5th लाइन है जो fourth line. These two perspectives are problematic because they confound trust with its outcomes. फर्स्ट इससे ऊपर उन्होंने पैराग्राफ में, डिटेल लिखी है। यस सर। चले मैं अब आपके साथ एक और आसान पेपर शेयर कर रहा हूँ। ये रिसेंटली मेरे स्टूडेंट का एक पेपर है, उसने मेरे साथ किया है। तो ये बहुत आसान है, मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ। इसमें जो मैंने सारी बातें लिखी हैं वो आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगी। ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ज़रा इसको भी एक दफ़ा देखें और फिर हम इसको करते हैं। ये अली ने भी शेयर कर दी है जी किताब, दैट्स गुड। जी, ये मैं पेपर शेयर कर रहा हूँ, इसको भी ज़रा जल्दी से एक दफ़ा गो थ्रू करें। इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगी, क्योंकि ये पेपर एक स्टूडेंट लेवल का है और लिखा ही इसी पर्सपेक्टिव में हुआ है कि ये 5-6 चीज़ें जो हैं वो आपको समझ आएँ। प्लीज़ इनको ज़रा देखिएगा 2-4 मिनट लगा के।
जी, थोड़ी सी अगर आप लोग मुझे अटेंशन दें, तो इसका अगर आप पहले वाला पैराग्राफ देखें, तो ये पहला पैराग्राफ एक तो डिस्कस कर रहा है पास्ट को, ठीक है, जो मैंने आपसे गुजारिश की थी कि एक तो इसमें बैकग्राउंड का जिक्र किया गया है, ठीक है, एक इसमें बैकग्राउंड का जिक्र है और दूसरा करंट पर्सपेक्टिव के साथ रिलेशनशिप भी है। अब वो कैसे पता लग रहा है, आप पढ़ें ना इसको, ये देखें ज़रा, बैकग्राउंड में हमने जिक्र किया है 2016, 2015, 2003 पुरानी बातों का, और साथ ही साथ हमने 2017, 2019, इसका मतलब कि 2020 हमने पुरानी बात को नई बात के साथ रिलेट भी कर दिया है, ठीक है। पहले हमने पुरानी बातें की, बैकग्राउंड डिस्कस की कि बैकग्राउंड क्या है, उसकी डेफिनेशन बताई, और फिर उसको करंट पर्सपेक्टिव में, रीसेंट पर्सपेक्टिव में शेयर कर दिया। ये बात क्लियर है सब लोगों को? उसके बाद अगर आप आगे आ जाएं, तो यहां पर हमारे पास दिस वन, थोड़ी सी तवज्जो इधर दीजिएगा। तो यहां पर वाजे तौर पे मैं भी इनकरेज करता हूं कि आप ये लिखें, बाकायदा तौर पर आप ये बात लिखें, जैसे यहां पर लिखा होगा दिस वन, प्रीवियसली extensive work has been done on the outcomes of emotional labor, but there is a blatant gap exist in the ledger. अब यहां पर हमने बता दिया कि भाई गैप एग्जिस्ट करता है। वो क्या गैप एग्जिस्ट करता है, वो गैप हम यहां पे बताने लगते हैं कि द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस गैप इन द लिटरेचर कैन बी गेम चेंजर फॉर द, और ये सारा हमने गैप बता दिया और गैप का वर्ड यूज कर दिया ताकि रीडर को आसानी रहे कि ये गैप है इसके अंदर। फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखें जरा, यहां पर आपको लाइकली कंट्रीब्यूशन का वर्ड भी नजर आ रहा है, दिस स्टडी विल लाइकली टू कंट्रीब्यूट इन द फील्ड ऑफ, ठीक है, कि ये क्या लाइकली कंट्रीब्यूशन कर रही है। फिर उसके साथ हमने ऑब्जेक्टिव्स भी बता दिए, यहां पर हमने क्वेश्चन भी बता दिया, दिस रिसर्च बाय कीपिंग इन व्यू द रिसर्च गैप को सामने रखते हुए हमने ये रिसर्च क्वेश्चन आइडेंटिफाई किया, हमने रिसर्च क्वेश्चन भी लिख दिया। और बेसिकली जो रिसर्च क्वेश्चन होता है, आपकी पूरी की पूरी रिसर्च ने उस रिसर्च क्वेश्चन को ही आंसर करना होता है, यानी आप अपनी रिसर्च की जितनी भी एफर्ट कर रहे होते हैं उसका मकसद यही होता है कि उसने आपके रिसर्च क्वेश्चन को आंसर करना है। तो ये आपने सारी चीजें इसमें लिख दी। तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मेहनत तलब काम होता है, लेकिन आपके पास ये 4-5 हेडिंग्स हों, आपने 4-5 पेपर पढ़े हों, तो आपको अंदाजा होता है कि आपने इन हेडिंग्स को कैसे कवर करना है। तो नेक्स्ट वीक तक आई एम सपोजिंग कि आप लोग अपने अपने पेपर्स का इंट्रोडक्शन भी लिख लेंगे। उसके बाद फिर हम रिव्यू और दूसरी चीज़ों पे चले जाएंगे और वन बाय वन करके हम उनको भी कंप्लीट करते जाएंगे। सो फार यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ बताएं। सर इसमें थोड़ा सा एक, जी बताइए। सर ये पूछना चाह रहा था, जैसे प्रीवियस स्टडी 2009 2012, ये पॉइंट्स को पिक करने का और कितना यहाँ पे लिखना है, इसका थोड़ा सा गाइड करते हैं, क्या प्रोफेशनल वे होता है, क्या प्रीवियस स्टडी का कौन कौन से पॉइंट्स को पिक करना है और कहाँ से रिसर्च पेपर्स में से देखें, पिक इसके करना है लिए वो ना, पॉइंट्स। इसके लिए आपके जो कीवर्ड्स होते हैं ना वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आपने कीवर्ड्स को पढ़ना होता है, ठीक है। मसलन अब ये जो ये पहला पैराग्राफ है, ये है अबाउट इमोशनल लेबर। इमोशनल लेबर एक स्ट्रेटजी है। इमोशनल लेबर स्ट्रेटजी के दो पार्ट्स होते हैं, सरफेस एक्टिंग और डीक एक्टिंग, ये दो उसके दो पार्ट्स हैं। खैर वो डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपने जो आपका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, उसको आपने गूगल स्कॉलर में सर्च करना है, उससे रेलिवेंट आपने स्टडीज़ को देखना होता है। जब आप एक कीवर्ड उधर लिखते हैं ना, तो आपके पास पता है आपको बेशुमार पेपर आ जाते हैं। उसमें आप 2-3 पुराने पेपर देखें कि वो आपके बारे में, आपके टॉपिक के बारे में क्या कहते हैं। फिर कुछ रीसेंट पेपर्स देखें 19-20 के, 18 के, कि वो आपके टॉपिक के बारे में क्या कहते हैं। जब आप इसको 2-3 चीज़ों को पढ़ेंगे ना, तो आपको सिचुएशन क्लियर होती जाएगी। और कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना, ये एक शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ, ये शॉर्टकट है, सिर्फ शॉर्टकट, कि अगर आप इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो आप किसी पेपर्स के सिर्फ इंट्रोडक्शन ही पढ़ें। आप इंट्रोडक्शन लिखने लगे ना, तो आप सिर्फ इंट्रोडक्शन की हद तक ही रहें, आपको चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। यानी आप अपने पेपर का इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं ना, तो आप जो पेपर डाउनलोड करें या जो पेपर पढ़ने की कोशिश करें, उनके भी सिर्फ इंट्रोडक्शन ही पढ़ें, आपको वो बातें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। और बात,
अगर आप गैप पढ़ रहे हैं तो 2-4 पेपरों के गैप पढ़ें, आपको अपना गैप पढ़ना लिखना आ जाएगा। अगर आप ये पहला पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं अपने पेपर का, तो 2-4 पेपर्स के पहले पैराग्राफ पढ़ें, आपको अपने पेपर का पैराग्राफ लिखना आ जाएगा। ठीक है? तो ये शॉर्टकट्स हैं जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा कुछ पेपर्स होते हैं, उनके एब्स्ट्रैक्ट में भी चीज़ें काफ़ी लिखी होती हैं कि ये पेपर क्या करेगा, लेकिन सही मानों में जो पेपर की अंडरस्टैंडिंग है, वो आपको इंट्रोडक्शन से ही होती है। और उसके लिए मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कि आप जो पैराग्राफ लिख रहे हैं, उस पैराग्राफ के ही मुतालिक, जिसके मुतालिक आप लिखना चाहते हैं, वही आप डिफरेंट पेपर्स में पढ़ें। वो आपको हिंट मिल जाएगा कि आपने यहाँ पर कैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर प्रॉब्लम आपने करनी है, आपने अपना गैप कैसे लिखना है, आपने अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव कैसे लिखने हैं। ये मैंने आपके साथ एक बहुत आसान लेवल का पेपर शेयर किया है, जो दूसरे नंबर पे शेयर किया है, ठीक है, जिसके अंदर जो भी पॉइंट्स होते हैं वो मैंने कोशिश किया कि सारे पॉइंट्स कवर किए जाएं, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग रहे कि हमने ये पॉइंट कैसे लिखना है। ठीक है, अगरचे ये भी कोई बहुत आला पाए का काम नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ ये एक स्टूडेंट लेवल का काम है, लेकिन आप अगर इतना ही काम सीख जाते हैं तो दैट्स वेरी गुड। जी, और सवाल? वैसे भी जब आप स्टडी कर रहे होते हैं ना, तो कोई 1 या 2 पेपर आपके स्टडी के बिल्कुल करीब होते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो दिल के बड़े करीब होते हैं। इसी तरह जब आप कोई स्टडी लिख रहे होते हैं, कोई रिसर्च लिख रहे होते हैं, तो उस रिसर्च में 1-2 पेपर आपको बड़े पसंद आए होते हैं। 1-2 पेपर आपको बहुत अच्छे लगे होते हैं। 1-2 पेपर आपके स्टडी से बहुत रेलेवेंट होते हैं। तो उन पेपर्स को भी थोड़ा आप फ़ोकस करते हैं। उन पेपर्स को भी थोड़ा आप अपनी कंसिडरेशन के अंदर लेके आते हैं कि मैंने इसका स्टाइल देखना है, इसने किस स्टाइल में लिखा है, मैंने इसके स्टाइल को अडॉप्ट करना है जो इसने स्टाइल अडॉप्ट किया, तो आपकी काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी आ जाती है। जी, और कुछ? बस वाइंड अप करते हैं, लास्ट टाइम लॉगिन कर लें, फिर हम इस चीज़ को वाइंड अप करते हैं। जल्दी से लॉगिन कर लें, बस छोटा सा एक सेशन करके मैंने एक चीज़ें आपके साथ डिफाइन करनी है, वो करके फिर हम वाइंड अप करते हैं। जल्दी से री लॉगिन करें।